गुड मॉर्निंग। भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका भारत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट रहने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। यानी कि बिना एनओसी के आप उस देश में शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा फरमान किस देश ने जारी किया है। तो ऐसा फरमान जारी किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने यह फरमान जारी करते हुए कहा है कि उस देश में अर्थात श्रीलंका में शादी करने के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले दिखाना होगा, तभी आप श्रीलंका वालों से विवाह रचा सकते हैं या शादी कर सकते हैं। अब यह एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता क्या है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको श्रीलंका में शादी करने के लिए ज़रूरी है, जो कि होता है कि आप पिछले 6 महीने में कोई भी गैर कानूनी धंधे में सम्मिलित न हो, अर्थात आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हो। यही होता है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको भारत के रक्षा मंत्रालय से बनाकर श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय को देना होगा, तभी आप श्रीलंका में स्थित किसी एक युवक से या युवती से विवाह रचा पाएंगे। ऐसा फरमान जारी किया है किसने? श्रीलंका ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका ने एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में ऐसा बताया गया था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों के लिए लिया जा रहा है। यानी कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर श्रीलंका ने यह फरमान जारी किया है कि किसी भी देश के नागरिक को श्रीलंका में यदि शादी करना हो तो उसे पहले अपने जो मैटरनल देश है यानी कि मातृभूमि है, वहाँ के रक्षा मंत्रालय से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, तभी वह श्रीलंका के युवक या युवती से विवाह रचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर श्रीलंका हुआ। फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसका अर्थ यह हुआ क्रिकेट के सभी पर उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया है, लेकिन वे लीग मैच खेलते थे। ठीक है, लीग मैच बोले तो आपका आईपीएल खेलते थे, तो आईपीएल से भी अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि फाफ डुप्लेसिस ने भी यह घोषणा कर दी है वह क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेंगे। इसके अलावा एबीडी मिस्टर 360 डिग्री यानी एबीडी अर्थात एबी डिविलियर्स ने भी अपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हरभजन सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं तो हरभजन सिंह ने अब पहला टेस्ट मैच सन 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। 2007 टी20 में और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के भी सदस्य रह चुके हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह के नाम आईपीएल में 163 मैच में 150 विकेट का रिकॉर्ड दर्ज है। और यह घोषणा उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पे की थी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि हाल ही में किसी देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। तो आपको बता दें कि विक्रम मिश्री को भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। विक्रम मिश्री को चीन को लेकर खास विशेषता है, यानी कि चीन को लेकर यह कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी है। और हमारे प्रेजेंट टाइम के जो कि राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन
कौन होंगे? तो होंगे हमारे विक्रम मिश्री। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1979 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिश्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पदों पर भी काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनावी रैलियां जारी हैं, चुनाव का घमासान मचा हुआ है, इसे नीचे से पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है। कौन? केरल। जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में केरल पहले स्थान पर ही था, जबकि बात कर ले दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु और तीसरे पर तेलंगाना था। यह जो रिपोर्ट होती है यह नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट? आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। यह इसका जारीकर्ता कौन होता है? तो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का जारीकर्ता होता है हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब तक तो मैं इसकी कितनी बार रिपीटिशन कर चुका हूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष रखने का आदेश दिया है? पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि दूरसंचार जो हमारा विभाग है उसने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ता जो कि हम लोग यूज करते हैं सिम जो में बात करते हैं, हम लोग सिम में बात करते हैं या अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका डेटा का रिकॉर्ड कितने साल तक रखने की मंजूरी दे दिया है, यानी कितने साल तक रखने का आदेश दे दिया है। यानी कि आप इतने समय तक के आपके बात को आप कहीं से निकलवा सकते हैं, कोई एक सरकारी संस्थान से जो कि साइबर मामले से जुड़ा होगा, सरकारी संस्थान, वहां से निकलवा सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो। सुरक्षा संबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। तो आपको बता दें कि यह 2 साल, यानी कि 2 साल तक का आपका रिकॉर्ड है। सिम का, कॉलिंग का, SMS का, सब का रिकॉर्ड आपका 2 साल तक का संचित रहेगा। और आपने इंटरनेट पर क्या क्या सर्च किया, क्या इस्तेमाल किया, इन सब का रिकॉर्ड। पहले यह जो टेन्योर था वह 1 वर्ष था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है, यानी 2 साल तक का आपका डाटा सरकार के पास संचित रहेगा। यदि आप किसी मामले में फंसते हैं तो आपको पूरी वहाँ से जाँच की जा सकती है कि आपने किस किस से बात की। वो जो ISI वगैरह होते हैं ना, जो दूसरे देश में संपर्क रखते हैं फिर फंस जाते हैं, तो उनका सारा डेटा निकाला जाता है। तो वो पहले 1 साल तक का ही रिकॉर्ड रखने का अधिकार था साइबर वालों को, लेकिन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अब इसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करके मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर से कहा कि लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान प्रदान किए गए कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के साथ सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, IP डिटेल रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंस कर्ताओं द्वारा जांच के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए संग्रहित किया जाएगा। यानी कि आपका डाटा सरकार के पास 2 वर्षों के लिए संग्रहित रहेगा कि आप कहाँ पे क्या बात किए हैं और क्या क्या आपने इंटरनेट पे सर्च किया है, आपने क्या क्या कार्य की है अपने इंटरनेट से और मोबाइल से, धंधा कहे, काम कहे, कांड कहे, जो कुछ भी कहे, सरकार के पास सेव रहेगा। ऐसा मत समझिए कि आपने सर्च किया और आपने हिस्ट्री डिलीट कर दिया तो आपका सारा डेटा खत्म। जी नहीं, गलत फहमी में है आप। वह डेटा हमेशा रहता है जो कि पहले 1 साल तक रहता था, लेकिन अब 2 साल तक उस अवधि को बढ़ाकर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो रॉकेट अंगारा रूस द्वारा लॉन्च किया गया। रसिया ने रॉकेट अंगारा A5 लॉन्च किया। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको भी डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, रूसी हेवी लिफ्ट रॉकेट, यानी कि अगर आपसे पूछे कि रूसी हेवी लिफ्ट रॉकेट का क्या नाम है तो अंगारा A5 रॉकेट है। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रूसी हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 को 27 दिसंबर 2021 को ऑजिनेक्स क्षेत्र के प्लासेक्स
कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। रूसी अंतरिक्ष बल द्वारा इस प्रकार के रॉकेट का यह तीसरा सफल परीक्षण है, जो कि काफ़ी हेवी लिफ्ट रॉकेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामानों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसका पहला सफल परीक्षण 2014 में हुआ था। अंगारा A5 में प्रोटॉन एम हेवी लिफ्ट रॉकेट को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 जो प्रोटॉन एम था उसी को चेंज करने के लिए इसे फिर से पुनर्निर्माण किया गया है और इसका नाम दिया गया है अंगारा A5, यानी कि तीसरा सफल परीक्षण रहा रूस का, जिसने हेवी लिफ्ट रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आधुनिक युग का डार्विन किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का डार्विन ईओ विल्सन को कहा जाता है। किसे? ईओ विल्सन को। अब यह तो नाम आज नहीं पढ़ा होगा, यह नाम तो पहले से ही पढ़ा है, आधुनिक युग का डार्विन, लेकिन यह चर्चा में क्यों है? तो आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले ईओ विल्सन का हाल ही में निधन हो गया है, इस कारण से ये चर्चा का विषय बन गए हैं। आधुनिक युग के डार्विन समझे जाने वाले अमेरिकी प्राकृतिकवादी ईओ विल्सन की 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सांस्कृतिक मामलों के बजाय अनुवांशिकी विज्ञान में ज़्यादा रुचि लेते थे और उन्हें प्राकृतिक इतिहास व उससे संरक्षण के लिए दुनिया के अग्रणी लोगों में माना जाता था। उन्होंने ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया था, यानी काम किया था। तो आधुनिक युग के डार्विन किसे कहा जाता है? तो ईओ विल्सन को आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे बस यही आएगा, और ये कहाँ से निवास करते हैं यही क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये अमेरिका से के बिलोंग करते हैं, अमेरिका से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है। पिलर ऑफ सेम स्मारक जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश में स्थित है? तो यह चीन के हांगकांग प्रांत में स्थित है पिलर ऑफ सेम का स्मारक। यह क्यों चर्चा में रहा? सुनिए रिपोर्ट को अच्छे से। पिलर ऑफ सेम बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में एक मूर्ति है। यह 1997 से हांगकांग विश्वविद्यालय परिसर में स्थित 8 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इस स्मारक में 50 पीड़ित चेहरे और प्रताड़ित शरीर है, जो 1989 में तियानमेन स्क्वायर के आसपास चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए लोकतंत्र प्रदर्शनकारियों को याद दिलाते हैं। हाल ही में हांगकांग के इस विश्वविद्यालय ने इस प्रतिमा को हटाने के लिए रात भर का ऑपरेशन शुरू किया था। इस कारण से यह चर्चा में है। पिलर ऑफ सेम का जो हमारा मूर्ति है, पिलर ऑफ सेम, यह स्थित कहाँ पे है? तो यह चाइना के हांगकांग प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। पीटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? तो सबसे पहले यह पीटा इंडिया क्या होता है, यानी पीटा इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले इसको देखिए। पीटा इंडिया का जो फुल फॉर्म होता है वह फुल फॉर्म होता है आपका पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल। और यह जो अवार्ड है इसने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया है, उन्होंने दिया है यह आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को पीटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यह क्यों दिया गया है? तो आलिया भट्ट ने कोएस्टिक नामक एक कार्यक्रम की स्थापना की, जो पशु और पारिस्थितिक कल्याण के मुद्दों पर प्रकाश डालने और काम करने के लिए एक मंच तैयार किया। इस कारण पीटा इंडिया, जिसका फुल फॉर्म ही होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, और इन्होंने आलिया भट्ट ने पूर्ण पशुओं के लिए काम किया। इस कारण से आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आलिया की वीगन फ्रेंडली किड स्क्वायर लाइन एड ए मम्मा ने भी बच्चों और प्रकृति के प्रति बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए 2021 पीटा इंडिया फैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कारण से भी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में दिख सकता है। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? तो असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक वायलेट बरुआ बनी है। वायलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। इसके अलावा 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन देखिए आप यहाँ पे। वायलेट बरुआ
असम पुलिस की महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है। वह वर्तमान में कोकराझार जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात है। उन्हें 1 जनवरी 2022 से पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 2021 में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सम्मान भी प्राप्त है। वायलेट बरुआ को, जो कि असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके याद भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर्स का मजा लेते रहिए हमारे साथ और बने रहिए भारत स्टडी पॉइंट के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।